जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 जनन इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है। लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं ये बहुत सारे होते हैं। तो पहला कि इसमें जीवों का सिर्फ एक वैशिष्ट ही भाग लेता है। दूसरा कि इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। और तीसरा कि इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मनों का संलग्न नहीं होता है, यानी कि ये दोनों आपस में निषेचित नहीं होते हैं, जिसके कारण कि इसमें होना कोई जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार के जनन में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे इसके विशेषताएं बताएं, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो द्विखंडन का पहला लिखेंगे कि द्विखंडन में एक वैशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, यानी कि जब द्विखंडन में किसी भी एक व्यक्ति से टूटेगा तो उसमें से दो व्यक्तियों का ही जन्म होगा। और बहुखंडन में लिखेंगे कि बहुखंडन में एक वैशिष्ट से खंडित होकर दो या दो से अधिक का निर्माण होता है, यानी कि इसमें से यदि एक वस्तु को तोड़ेंगे तो उसमें से दो से अधिक ही वस्तु का निर्माण होगा, यानी कि बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। दूसरा अंतर कि इसमें दो संतति जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी कि इसमें दो जीवों का ही उत्पत्ति होता है, जबकि बहुखंडन में अनेकों जीवों की उत्पत्ति होती है, यह भी लिख सकते हैं। अगला कि इसमें जीवों के आनुवांशिक गुण एक समान होते हैं, यानी कि द्विखंडन में होता है जो कि वह गुण उसके पिता के द्वारा ही दिया गया गुण उसके बच्चों में भी आता है, जबकि बहुखंडन जीवों के आनुवांशिक गुण अलग होते हैं, यानी कि इसमें गुण जो होता है वह अलग अलग होता जाता है। प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि उससे विलग और परिवर्धन होकर नए पौधे का निर्माण करता है उसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि जब किसी भी पौधे के उसके पत्ती या फिर जड़ या फिर किसी भी भाग को काट कर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे ही कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो यह होता है जैसे कि मुनगा का पौधा हो जिसे सहजन कहा जाता है, या फिर उड़हुल का पौधा हो, या फिर गन्ने का पौधा हो, तो इन सभी में ही कायिक प्रवर्धन की द्वारा ही एक नए पौधे का विकास होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाइड्रा में कौन सी जनन की विधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जनन में क्या होता है, यानी कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पुनः यानी कि फिर से जन्म होगा, तो इसमें क्या होता है हमें यह बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पुनर्जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। यानी कि जब कोई भी जीव हो गया या फिर जंतु हो गया तो उसका शरीर जब किसी भी कारण से कट जाता है तो वह जीव होता है जो कि अपने आप को उस भाग को निर्मित कर लेता है और वह अपना सामान्य जीवन यापन करने लगता है, यानी कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि वह कट गया है, यानी कि उसका फिर से एक बार जन्म होता है, तो यही बोल सकते हैं। तो यह होता है जैसे कि केचुआ इत्यादि में, हाइड्रा में, इन सभी में ही पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि उनका फिर से एक नया जन्म होता है। 5 नंबर प्रश्न है कि बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि जीवाणु मोटी दीवारों से बने होते हैं इसीलिए कठोर परिस्थितियों को आसानी से झेल सकते हैं और कोशिकाओं में निर्जलीकरण को रोक सकते हैं। इसमें कई जीव एक साथ अंकुरित होते हैं और इसकी आबादी में पर्याप्त वृद्धि होती है तथा जीवित रहती है। तो हमने देखा कि बीजाणु जनन में इतने सारे लाभ होते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो भी जीव जटिल होते हैं उनमें इस प्रकार का जनन नहीं पाया जाता है।
तो लिखेंगे कि स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा तथा फेलेनेरिया नामक एक स्वतंत्र जीवी, फित्ता, कृमि आदि में पुनर्जनन होता है, यानी कि इन सभी जीवों में ही पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें जीव अपने खोए हुए भाग प्राप्त कर लेते हैं और वह अपना जीवन यापन करने लगते हैं, यानी कि उसे ऐसा पता नहीं चलता है कि उनका मृत्यु हो चुका है, क्योंकि उसमें जो भाग उनका कट या छट जाता है किसी भी कारण से, तो कुछ समय के पश्चात उसका कटा हुआ भाग पुनः ही उसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसके महत्व को बता रखा है। तो पहला कि लैंगिक जनन में संतति में विविधता आती है, यानी कि उसके संतानों में ही विविधता आती है। जीव के नए युग्मक बनते हैं, यानी कि इसमें एक नए जीव का भी निर्माण होता है। और तीसरा कि लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्यों में, उसके एक नए जोड़े का भी निर्माण होता है। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या विभिन्नता है, यानी कि एक पुष्प होता है, उसके सहायक अंग और उसके जो आवश्यक अंग है, यानी कि जो उसके इम्पोर्टेंट भाग हैं, उसमें क्या अंतर होता है, हमें यह बताना है। तो पहला अंतर लिखेंगे कि पुष्प के सहायक अंग बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज होते हैं, जबकि पुष्प के आवश्यक अंग पुमंग और जायांग होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों आवश्यक अंग यदि पुष्प के नहीं रहेंगे तो वह पुष्प नहीं रह पाएगा। और ये जो सहायक अंग है बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये उसको खड़े होने में सहायता करते हैं। दूसरा अंतर कि पुष्प के सहायक अंग बाहरी ओर स्थित होते हैं, यानी कि जो पुष्प के सहायक अंग होते हैं वह पुष्प के बाहर स्थित होते हैं, जबकि आवश्यक अंग भीतरी ओर स्थित होते हैं, यानी कि जो पुष्प के आवश्यक अंग है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट भाग है, वह पुष्प के अंदर ही पाया जाता है। और तीसरा अंतर कि पुष्प के सहायक अंग फूलों को आकर्षक बनाते हैं, जबकि आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं, यानी कि जो पुष्प के सहायता करने वाले जो अंग होते हैं वो उसे अच्छा दिखाने का कार्य करते हैं, जबकि जो आवश्यक अंग होते हैं वह सिर्फ जनन की क्रिया में ही सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है, हमें इन दोनों में अंतर बताना है। तो देख सकते हैं आप लोग कि एक तरफ है स्वपरागन और दूसरी तरफ है परपरागन, तो इन दोनों में अंतर बताना है। तो पहला अंतर लिखेंगे कि स्वपरागन में कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जबकि परपरागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। दूसरा कि स्वपरागन यह द्विलिंगी पुष्पों में ही पाया जाता है, जबकि परपरागन यह एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में ही पाया जाता है। और तीसरा अंतर कि स्वपरागन पौधों की शुद्धता बनी रहती है, जबकि परपरागन इसमें पौधों की गुणों का शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाता है, यानी कि ये पौधे शुद्ध नहीं होते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है, यानी कि इनसे क्या लाभ होता है, हमें यह बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है, उनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में दो भिन्न लिंग यानी कि नर एवं मादा भाग लेते हैं, उनके द्वारा अलग अलग नर एवं मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इस अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान होने वाली क्रॉसिंग ओवर के कारण डीएनए में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इस तरह लैंगिक जनन द्वारा दो जीवों से प्राप्त डीएनए के निषेचन के बाद युग्मनज में आंशिक समाहिक होने से गुणसूत्रों के नए संयोजन पैदा होते हैं, जो जीवों में विविधता उत्पन्न करते हैं और यह जैव विकास को गति देते हैं। अतः अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन जीवों में विविधता एवं जैव विकास के लिए लाभप्रद जनन विधि है। अगला प्रश्न है कि बीज पत्र का क्या काम है, यानी कि जो बीजों का सबसे बाहरी आवरण होता है उसका बीजों में क्या काम होता है, हमें यह बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि बीज पत्र बीजाणु का मोटा और कड़ा बाहरी आवरण होता है, यानी कि जो बीजों का सबसे बाहरी और मोटा आवरण होता है तो उसे ही कहा जाता है बीज पत्र, जो बीजाणुओं को वातावरण में मौजूद परिस्थितियों के अनुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि जिस प्रकार का वातावरण होता है यह उसी प्रकार से ही उसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पुरस्थ ग्रंथियों के कार्यों का उल्लेख करें, यानी कि जो पुरस्थ ग्रंथि होता है उसके कार्य कौन कौन से हैं, हमें यह बताना है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि पुरस्थ ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी गोलाकार ग्रंथि है। यह दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मध्य से जुड़े होते हैं। मूत्र मार्ग पुरस्थ ग्रंथि के बीचों बीच से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि फैलोपियन नलिका एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। फैलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है तथा इसकी दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। तो यही है इसकी संरचना का वर्णन, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निषेचित न हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है। यानी कि जब कोई भी अंडाणु वह परिपक्व हो जाता है यानी कि निषेचित करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक परिपक्व अंडाणु यदि निषेचित न हो तो यह लगभग 1 दिन जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयार करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पौजी हो जाती है। यह अंड की निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचित न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे छूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। 15 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रासायनिक विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रसायनों से निर्मित एक ऐसा क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं, इससे निषेचन नहीं हो पाता है। यानी कि बहुत सारे रसायनों का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा कि निषेचन की क्रिया तो संपन्न होती है, किंतु जो शुक्राणु नर मनुष्यों के द्वारा जाता है वह योनि पर ही नष्ट हो जाता है। तो जिस कारण से निषेचन की जो क्रिया होती है वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा इसका तालिका लैंगिक जनन संचारित रोगों का। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उसका नाम यहाँ पे दिया गया है और यह किस कारण से होता है उसका भी नाम दिया गया है और इसके क्या लक्षण होते हैं। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो उस व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ता है ये सभी दिया गया है। उसके बाद फिर वायरस से होने वाले रोगों का भी दिया गया है। तो ये रहा वायरस से होने वाले रोगों का नाम और इसके कारक और इसके लक्षण। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं तो ये रहा एक, और इसके कौन से कारक होते हैं जिसके कारण कि यह रोग होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यही है इसका तालिका बनाना था। इस प्रकार से ही आप लोग इसे अच्छे से बना लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।